नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से जो इजराइल और हमास युद्ध से जुड़ी हुई है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम होते ही हमास ने 24 बंधकों को छोड़ दिया है। हमास ने 13 बंधकों को रेड क्रॉस को सौंप दिया है। साथ ही थाईलैंड के 10 बंधकों को भी रिहा कर दिया है। इजराइल की सेना के मुताबिक सभी बंधकों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। ये भी खबर आई है कि इजराइल ने भी 39 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया है। इजराइल और हमास के बीच कतर की मध्यस्थता से आज ही युद्ध विराम शुरू हुआ है। और इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम होते ही हमास ने 24 बंधकों को आखिरकार छोड़ दिया है और हमास ने 13 बंधकों को रेड क्रॉस को सौंप दिया था। साथ ही थाईलैंड के 10 बंधकों को भी रिहा कर दिया। इजराइल की सेना के मुताबिक सभी बंधकों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। इसके साथ ये भी खबर आ रही है कि इजराइल ने भी 39 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो आपको बता दें, इजराइल और हमास के बीच 49 दिन की जंग के बाद 4 दिन का युद्ध विराम शुरू हो गया है। गाजा में अब तक 14,000 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद इजराइल ने 4 दिन के लिए हमले बंद कर दिए हैं। हालांकि इजराइल ने साफ किया है कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है। और इस बीच इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम होते ही हमास ने 24 बंधकों को छोड़ दिया है। हमास ने 13 बंधकों को रेड क्रॉस को सौंपा। साथ ही थाईलैंड के 10 बंधकों को भी रिहा किया। इजराइल की सेना के मुताबिक सभी बंधक अस्पताल ले जाए जा रहे हैं। और ये भी खबर सामने आ रही है कि इजराइल ने 39 फिलिस्तीनी कैदियों को भी रिहा कर दिया है। तस्वीरें आपके सामने लगातार हम दिखा रहे हैं, बंधकों को कैसे रिहा किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, रेड क्रॉस को सौंपा गया है। वहीं से ही इजराइल का कहना है कि इन सभी को अस्पताल ले जाया जा रहा है। साथ ही इजराइल ने भी 39 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया है। ये भी बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। الوصول إلى حلول أكثر استدامة لهذه الأزمة، الوصول إلى أيام أكثر في هذه الهدن المرجوة। आपको बता दें, इजराइल और हमास के बीच ये युद्ध जो है वो 49 दिन तक लगातार चल रहा था। अब 4 दिन का युद्ध विराम हुआ, जिसके बाद युद्ध विराम होते ही 24 बंधकों को छोड़ दिया गया है हमास की ओर से। हमास ने 13 बंधकों को रेड क्रॉस को सौंपा है और थाईलैंड के 10 बंधकों को भी रिहा कर दिया। और इजराइल ने भी, खास बात यह है कि 39 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह जुड़ गए हैं। उमा, ये दुनिया भर के लिए राहत की खबर है, पहले युद्ध विराम और अब बंधकों की रिहाई। जी बिल्कुल, देखिए काफी मशक्कत के बाद इस सहमति तक पहुंचा गया और 4 दिनों का जो युद्ध विराम शुरू हुआ उसका आज पहला दिन रहा। और इस पहले दिन जो है जिस तरीके की डील हुई थी उसी के मुताबिक हमास ने 13 बंधकों को रिहा किया। और ये जो बंधक हैं उनमें 79 ईयर्स ओल्ड से लेकर जो 2 साल का बच्चा है वो तक शामिल है। तो इन 13 बंधकों को तो छोड़ा जाना तय था ही। इसके अलावा जो 10 थाईलैंड के नागरिकों को छोड़ा गया है वो उस डील से एक अलग डील है। और इसके लिए जो थाईलैंड की जो सरकार है वो लगातार कोशिश कर रही थी। वो कतर की सरकार के साथ संपर्क में तो थी, इसके अलावा ईरान के जरिए भी वो मदद हासिल करने की कोशिश कर रही थी। और इसलिए 10 थाईलैंड के जो नागरिक हैं उनको भी छोड़ा गया है। 22 थाईलैंड के नागरिक जो हैं वो हमास के कब्जे में थे, उनमें से 10 को छोड़ा गया है और एक फिलीपींस के नागरिक को भी छोड़ा गया है। तो कुल 24 नागरिकों को आज छोड़ा गया, जिनको कि हमास ने बंधक बना के रखा था 7 अक्टूबर के हमले के बाद। और 39 जो फिलिस्तीनी कैदी हैं उनको इजराइल की 2 जेलों से पहले जो हाइफा के पास की 2 जेल थी उससे पहले जेरूसलम ले जाया गया और वहां से फिर जो उनको रमाल्ला भेजा गया। तो पहला दिन जो है वो जिस तरह की शर्तें थी उसके हिसाब से पूरा हुआ। और अब इस बात पर नजर है कि हर दिन जो 12-13 बंधक जो रिहा होने हैं वो भी इसी सुचारू रूप से चलें। जैसा कि हम अपने दर्शकों को दृश्यों के जरिए दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो बस है उसमें इन बंधकों को लेकर
इजराइल की सीमा में प्रवेश किया गया और उसके बाद आईडीएफ ने उनको हेलीकॉप्टर के जरिए जो है वो करम शलोम जो इलाका है वहां पर वो लेकर आए और उसके बाद उनको अस्पताल ले जाया गया, क्योंकि 7 हफ्तों से ये सभी वहां बंधक थे। तो ऐसे में उनको उपचार की जरूरत होगी, अगर उनको कोई चोट है तो उसके इलाज की जरूरत होगी, और अगर जो एक ट्रॉमा की स्थिति है उस स्थिति में भी उनको एक उपचार की जरूरत होगी। तो ये जो प्रक्रिया है वो पूरी की जा रही है और उनको मेडिकल जो हेल्प है वो दिया जाएगा और उसके साथ ही परिजनों से भी उनकी मुलाकात कराई जाएगी। और इन सब प्रक्रिया के पूरे होने के बाद जो डीब्रीफिंग की प्रक्रिया है वो होगी, यानी कि जो ये बंधक हमास के कब्जे में थे तो वहां पे क्या कुछ देखा उन्होंने और क्या कुछ उन्होंने वहां पे भुगता, इन सब बातों की जानकारी ली जाएगी। और ये एक तरह से इंटेलिजेंस गैदरिंग का भी काम होगा, ताकि आगे के बंधक अगर वार्ता के जरिए न छुड़ाए जा सके तो सैन्य अभियान के जरिए, जिस तरीके से पहले भी कोशिश की थी इजराइल की सेना ने, हालांकि उसमें कामयाब नहीं हुई, तो जो 4 दिनों का युद्ध विराम है उसके खात्मे के बाद एक बार फिर से कोशिश इजराइल की तरफ से की जाएगी। सैन्य अभियान तो चलाएगा ही और बाकी बंधकों की रिहाई की भी कोशिश करेगा। हालांकि जो डील हुई थी उसके मुताबिक ये भी कहा गया था कि जो गाजा पट्टी के ऊपर जो ड्रोन सर्विलेंस इजराइल लगातार करता है वो ना करे, और ये शर्त हमास की तरफ से इसलिए रखी गई थी ताकि जो इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम है वो इजराइल ना कर पाए और उन ठिकानों की भनक उसको ना लगे जहां पर ये बंधक रखे गए हैं और जहां से इन 13 बंधकों को छोड़ा गया, उसके अलावा जो 12 और बंधक हैं उनको छोड़ा गया है। तो इन शर्तों के साथ जो है वो जो आज की जो पूरी प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। अब निगाह इस बात पर है कि कल भी जो तयशुदा जो 12 या 13 की जो तादाद है वो भी कल छोड़ा जाना है। तो ये 4 दिनों तक प्रक्रिया चलेगी और इस बीच जमीनी और सैन्य हर तरह के हमले जो इजराइल की तरफ से वो बंद रहेंगे। और राफा बॉर्डर के जरिए आज 100 ट्रकों को भी इजराइल भेजे जाने की खबर आई है। तो जो राहत सामग्री जिसकी जरूरत है गाजा को, तो उसका सिलसिला भी जो है वो शुरू हो गया है। और ये एक उन लोगों के लिए राहत की बात जो लगातार वहां जरूरत की चीजों के लिए इंतजार कर रहे हैं गाजा पट्टी में। जी उमा, इजराइल ने भी 39 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा है, जो बड़ी बात है। इजराइल ने 4 दिन का युद्ध विराम के लिए भी वो मान गया, लेकिन साथ में ये भी साफ कह दिया कि युद्ध खत्म नहीं हुआ है। किस तरह से ये जंग आगे मोड़ लेगी? जी बिल्कुल, जी देखिए, बिल्कुल पहले तो युद्ध विराम की किसी भी बात को मानने के लिए इजराइल तैयार नहीं था और उसका सीधा सा कहना था कि युद्ध विराम नहीं होगा। युद्ध विराम करने का मतलब होगा हमास के सामने आत्मसमर्पण। पूर्ण युद्ध विराम अभी भी नहीं हुआ है, लेकिन ये 4 दिनों का जो युद्ध विराम हुआ है वो एक बड़ी जो कामयाबी है इस बात को लेकर है, क्योंकि जो इजराइल जो पहले सोचता था कि सैन्य शक्ति के जरिए वो हासिल कर लेगा इन बंधकों को, वो नहीं हो पाया। दूसरी अहम बात यह भी है कि जो 39 बंधकों को छोड़ने को तैयार हुआ है वो बंधक जो कैदी हैं इजराइल की जेलों में कैदी थे उनको आज छोड़ा गया है और 150 ऐसे कैदियों को छोड़ा जाएगा। तो ये वो कैदी हैं जिनके ऊपर बहुत गंभीर आरोप नहीं है, स्टोन पेल्टिंग के आरोप हैं, सुरक्षा को खतरा पैदा करने के आरोप हैं। एक कैदी ऐसा है जिस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का जो मामला है वो है। तो 150 कैदियों को ही छोड़ने को तैयार है। हालांकि शुरुआती तौर पर हमास चाहता था कि जो 5200 कैदी जो कि 7 अक्टूबर के पहले से इजराइल की जेलों में हैं उनको छोड़ा जाए और 7 अक्टूबर के बाद भी तकरीबन 3000 और फिलिस्तीनियों को जेल में डाला गया है, अलग अलग इलाकों से उनको पकड़कर। तो पहले ये सबकी रिहाई चाहता था, लेकिन इजराइल की तरफ से उसकी साफ मनाही कर दी गई। इतना जरूर है कि इजराइल ने 150 छोड़े जाने वाले कैदियों के अलावा 150 और कैदियों की लिस्ट बनाकर रखी है और भीतर खाने इस बात पर भी चर्चा चल रही कि क्या 50 बंधक जिसको छोड़ने वाला है अगले 4 दिनों में हमास, क्या उसको बढ़ाकर वो 100 की तादाद करेगा। और अगर वो 100 की तादाद करेगा तो फिर इजराइल भी जो 150 कैदियों को छोड़ने जा रहा है उसको बढ़ाकर वो 300 कैदियों को छोड़ेगा। तो ये अभी इस पर सहमति नहीं बनी है, लेकिन जाहिर सी बात है कि कतर की मध्यस्थता में इस पर भी बातचीत आगे चल रही है। तो हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में बंधकों के लिहाज से और इधर जो कैदी जो कि मामूली मामलों में बंद हैं उनके लिए एक राहत की खबर आए और
धीरे धीरे जो बंधक की समस्या है वो समाप्ति की ओर जाए। हालांकि जो हमास के कब्जे में जो सैनिक बंधक हैं, इजराइल के जो सैनिक बंधक हैं, उसको वो कतई नहीं छोड़ेगा, इस तरह की जानकारी भी हमास की तरफ से दी गई है। लेकिन जो सिविलियंस हैं उनको छोड़ा जाएगा और खासतौर पे जो दोहरी नागरिकता वाले जो बंधक हैं उनकी प्रायोरिटी है छोड़े जाने की, क्योंकि अमेरिका जैसे देशों का भी दबाव है। और ये जो 150 जो ये 50 कैदी छोड़े जा रहे हैं, 50 बंधक जो छोड़े जा रहे हैं, उसमें 3 अमेरिकी नागरिक भी शामिल होंगे। तो ये एक डील का हिस्सा है। लेकिन देखना है कि क्या इजिप्ट और जो कतर है वो आगे भी इस तरह की सहमति के लिए दोनों पक्षों को तैयार करता है और बंधकों को पूरी तरह से वहां से छुड़ाया जा सकता है, और इधर से जितने कैदियों को छोड़ सकता है इजराइल, क्या उसको छोड़ने के लिए तैयार होता है। तो एक ऑनगोइंग ये जो प्रोसेस है, और हर दिन के हिसाब से देखना होगा कि किस तरह की जो वहां पर एक बातचीत आगे बढ़ती है और किस तरह की सहमति आगे चलकर बनती है। गीता, उमा, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो राहत भरी खबर पूरी दुनिया के लिए। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम होते ही हमास ने 24 बंधकों को छोड़ दिया है। हमास ने 13 बंधकों को रेड क्रॉस को सौंप दिया है। साथ ही थाईलैंड के 10 बंधकों को भी रिहा कर दिया है। वहीं इजराइल की सेना के मुताबिक सभी बंधकों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। ये भी खबर सामने आ रही है कि इजराइल ने भी 39 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया है। और अगली खबर उत्तराखंड से। उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे 41 मजदूरों के निकालने का पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही बाधाओं से सभी की सांस अटकी हुई है। कभी सरिया तो कभी पत्थर आ जाने से ड्रिलिंग रोकनी पड़ रही है। शुक्रवार को 46.8 मीटर की ड्रिलिंग हो चुकी है और 10 से 12 मीटर की ड्रिलिंग बाकी है। मौके पर मौजूद अधिकारियों के मुताबिक ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार से पता चला है कि अगले 5 मीटर तक कोई बड़े मेटल के बाधा ना बनने की संभावना है। अगर सब ठीक रहा तो मजदूरों तक पहुंचने के लिए 2 और पाइप को पुश करना काफी होगा। मजदूरों को निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम ने शुक्रवार को मॉक ड्रिल की। सुरंग में फंसे मजदूरों को नाश्ते में दलिया और फल भेजे गए। दोपहर में दाल और चावल दिया गया। एक ही रह गया। सुरंग में फंसे मजदूरों के परिजन बेहाल हैं। वो प्रार्थना कर रहे हैं कि सभी जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकल आए। हमारे मजदूरों जो फंसे हैं वो सही सलामत बाहर आ जाए। देखिए, हम लोग एक मजदूर हैं, कमाते हैं तो खाते हैं। हमारे मजदूरों को घर पहुंचाए, यही हम लोग यही हम दुआ मांगते हैं। और ऊपर वाले से भी प्रार्थना करते हैं कि भगवान किसी तरह किसी प्रकार का कोई दुर्घटना ना घटे। क्या सूचना मिलता है न्यूज में देखते हैं, वही सूचना मिलता है कि अब होगा। बस आज शाम से हो रहा है तो कल हो रहा है, यही सूचना मिल रहा है। और क्या मिलेगा, कब निकलेगा ये तो पूरा डिटेल पता ही नहीं चल रहा है कि आज निकल ही जाएगा। तो शाम होता है तो बोलेगा सुबह तक निकल जाएगा, सुबह होता है तो बोलता है फिर शाम तक निकल जाएगा। यही आश्वासन हम लोग को मिल रहा है। राजौरी में आतंकियों से हुए एनकाउंटर में 5 सैनिकों ने साहस दिखाया और देश की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। एनकाउंटर में शहीद हुए सेना के कैप्टन एमवी प्रांजल, कैप्टन शुभम गुप्ता, हवलदार अब्दुल माजिद, लांस नायक संजय बिष्ट, पैराट्रूपर सचिन लौर को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि सैनिकों की वीरता और बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। राजौरी के घने जंगलों में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई थी। 2 दिन से ज्यादा चले एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। इनमें से एक पाकिस्तानी आतंकी था।
हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को याचिकाकर्ताओं से कड़े सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि बिना सबूत आरोप कैसे लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अखबारों में छपी रिपोर्ट को अंतिम सत्य नहीं मान सकते। सेबी जैसी संस्था पर बिना सबूत आरोप सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण से ये भी पूछा कि अडानी ग्रुप के खिलाफ क्या सबूत है। इसके जवाब में प्रशांत भूषण ने कहा कि सबूत हिंडनबर्ग रिपोर्ट है। इस पूरे मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी, जिस पर प्रशांत भूषण ने सवाल उठाए थे। हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक लंबी चौड़ी सुनवाई की है और याचिकाकर्ताओं पर ही बड़े और कड़े सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ हिंडनबर्ग रिपोर्ट को ही सच नहीं माना जा सकता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सेबी को जांच के लिए कहा था और एक्सपर्ट पैनल भी बनाया था। उन्होंने ये भी कहा है कि इस मामले में कोई सामग्री होनी चाहिए, ऐसा कोई मटेरियल होना चाहिए जिसको देखकर ये सुप्रीम कोर्ट कह सके कि आगे की जांच ज़रूरी है, या फिर सेबी की जांच पर सवाल उठा सके, या इसको ये कहा जा सके कि एसआईटी की जांच ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट में जो 3 जजेस की बेंच है, जिसकी अगुवाई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे हैं, उसने पूरे मामले में अपना फैसला भी सुरक्षित रखा है। याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण पर बड़े सवाल उठाए और कहा है कि खाली मीडिया में खबर छप जाना, अखबारों की खबर को सच नहीं माना जा सकता, एक तरीके से भ्रम सच्चाई नहीं मानी जा सकती, पूरी तरह सच नहीं माना जा सकता। उसके लिए कोई सामग्री होनी चाहिए, कोई सबूत भी होने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि इस मामले में पत्रकारों को ये नहीं कह रहे हैं कि खबर गलत है, लेकिन पत्रकारों की जो जिम्मेदारी जवाबदेही उस तरह की कानूनी नहीं होती जिस तरह अदालत में सेबी जैसी वैधानिक संस्था को, वैधानिक निकाय को खड़ा होना पड़ता है। उन्होंने प्रशांत भूषण पर बड़ी बात यह भी कही कि कमेटी, जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी, उनके सदस्यों पर जो सवाल उठाए गए थे कि एक सदस्य वकील के तौर पर अडानी ग्रुप के लिए 2006 में अपीयर हुए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर आपत्ति जाहिर की है और कहा है कि आरोप लगाना बहुत आसान है, सावधान रहना चाहिए ऐसे आरोप लगाते समय। अगर ये बात होगी तो फिर कोई भी जो आरोपी के लिए जो वकील पेश होता है उसे जज नहीं बनाया जा सकेगा। वकील के तौर पर पेश होना मुवक्किल के लिए, उसका मतलब ये नहीं है कि वो आगे किसी कमेटी में शामिल नहीं हो सकते। और ये जो सदस्य हैं ये पहले भी कई कमेटी में रह चुके हैं। OCCRP को लेकर भी जो दावे किए गए थे उसकी रिपोर्ट को लेकर, उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से सिरे से खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसके लिए कोई तथ्य होने चाहिए, कोई सबूत होने चाहिए, उसके आधार पर ही जांच आगे बढ़ सकती है। सिर्फ खाली रिपोर्ट को ही सच नहीं माना जा सकता है, ये बड़ी बात कही है। यहाँ पर सेबी ने कहा है कि उसे और वक्त नहीं चाहिए, लेकिन तुषार मेहता जो उनके लिए अपीयर हुए, उन्होंने बड़ी बातें यहाँ पर की हैं। उन्होंने कहा कि अब एक ट्रेंड यहाँ पर चल पड़ा है कि विदेशों में आप खबर पब्लिश करवाइए और फिर देश की, भारत में जो नीतियाँ हैं उनको प्रभावित करिए। वहीं राजस्थान में चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद सभी दलों ने अब तेलंगाना का रुख किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को निजामाबाद में रैली करके केसीआर सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि केसीआर किसी भी वादे पर खरे नहीं उतरे। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार बनी तो पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री बनाएंगे। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने तेलंगाना के पलाकुर्ती में रैली की और पेपर लीक के मुद्दे पर केसीआर सरकार को घेरा। प्रियंका गांधी ने ऐलान किया कि तेलंगाना में सरकार बनी तो महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त होगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने भी रैली कर विपक्षी दलों को घेरा। तेलंगाना में बीआरएस सरकार ने 10 साल में तेलंगाना को बिल्कुल बर्बाद कर रख दिया। इन्होंने जितने भी वादे किए थे वो सारे वादों पर केसीआर खरे नहीं उतरे। उन्होंने कोई काम नहीं किया है, एकमात्र काम किया है केटीआर के लिए हजारों करोड़ रुपए का करप्शन करने का काम इन्होंने किया। मेहनत करने के बावजूद रोजगार नहीं मिलता, पेपर देने के बावजूद रोजगार नहीं मिलता, पेपर लीक हो जाते हैं, उसमें करप्शन होता है, भ्रष्टाचार होता है, तो आगे की उम्मीद क्या रख सकते हैं? आशा क्या हो सकती है नौजवान की? आपके प्रदेश में जो सरकार है
वो आपके भविष्य को खारिज करती हैं। यहाँ तेलंगाना के लिए हमारी एक योजना है, एक विजन है कि किस तरह से हम तेलंगाना प्रदेश के युवाओं को मजबूत बना सकते हैं। जिस तरह आपके आज पेपर लीक हो रहे हैं, उस समस्या को हल करने के लिए एक जॉब कैलेंडर निकालना चाहते हैं। 2 लाख रोजगार आपको दिलवाएंगे, जिस तरह से हमने राजस्थान में दिलवाए हैं।